हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर, फिजिक्स का पेपर थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन कैसे किया गया है। भौतिकी की वह शाखा जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी का ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा मतलब केमिकल एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो उस ब्रांच को हमने क्या नाम दिया? ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में हम विभिन्न तंत्रों में ऊर्जा के विनिमय एवं तंत्र की ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। हम कुछ जनरल डेफिनेशंस हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये डेफिनेशंस यूँ तो आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन सेक्शन ए खंड ए जो आता है जिसमें आधे आधे नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। तो उन्हें किस तरह से परिभाषित किया जाता है, तो एक बार इनको देख लेते हैं। ऊष्मा यानी हीट। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक स्वरूप होती है जो कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है। यदि हम किसी निकाय को ऊष्मा देंगे तो उसका ताप बढ़ जाता है, और यदि किसी निकाय द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है तो उस निकाय का ताप घट जाता है। ऊष्मा एक अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है जिसका मात्रक डिफरेंट जो मात्रक पद्धतियां हैं उनमें अलग अलग है। इसके मात्रक हैं जूल, अर्ग, कैलोरी आदि होते हैं। इस तरह हम टेम्परेचर यानी ताप को डिफाइन करते हैं। तो ताप को किस तरह से डिफाइन किया जाए? ताप किसी वस्तु एवं निकाय का वह भौतिक गुण है जो उसकी गर्माहट या हॉटनेस या शीतलता, कोल्डनेस का बोध कराता है। मतलब ताप ही एक ऐसा गुण है, भौतिक गुण होता है जिससे हम कोई जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है, इसका हम फील किस गुण के कारण कर पाते हैं? ताप। ताप ऐसा भी गुण है जिससे हमें ऊष्मा का प्रवाह किस डायरेक्शन में होगा, किस तरह होगा, ऊष्मा प्रवाह के बारे में हमें ताप से ही जानकारी प्राप्त होती है। अब सुनने में ऐसा लगता है कि ऊष्मा और ताप दोनों एक जैसे ही सुनने में को आते हैं, लेकिन ये दोनों भिन्न भिन्न राशियां हैं। हम एक कंडीशन देख लेते हैं। यदि दो वस्तुएं समान ताप पर हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि उनमें समान मात्रा में ऊष्मा हो। इसी प्रकार कोई भी दो वस्तु हैं जो समान ऊष्मा वाले हैं तो भी हम यह नहीं कह सकते कि वो समान ताप वाले हैं, है ना। दोनों ही चीज़ें आवश्यक नहीं है। ताप भी एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है जिसका SI मात्रक केल्विन होता है। अब जब हम यूनिट्स में देखेंगे कि हम बार बार निकाय शब्द सिस्टम का यूज करेंगे, तो एक बार निकाय सिस्टम को भी हम डिफाइन कर लेते हैं। सेक्शन ए खंड ए में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आधे आधे मार्क्स के होते हैं, तो उनको एक बार परिभाषित कर लेते हैं। निकाय यानी सिस्टम। निकाय एक ऐसा तंत्र होता है जो सूक्ष्म कणों जैसे अणु, परमाणु, आयनों इत्यादि से मिलकर बने होते हैं। अब निकाय को भी इनमें कणों की संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, माइक्रो सिस्टम एंड मैक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम जिसे हम हिंदी में सूक्ष्म निकाय, मैक्रो सिस्टम जिसे हिंदी में हम सूक्ष्म निकाय कहते हैं। अब देखेंगे कि माइक्रो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम में क्या अंतर है या इनको किस तरह से डिफाइन किया जाए। तो माइक्रो सिस्टम यानी सूक्ष्म निकाय में कणों की संख्या अल्प एवं सीमित होती है, जबकि स्थूल निकाय यानी मैक्रो सिस्टम में कणों की संख्या अत्यधिक होती है। हम यहाँ पे मैक्रो सिस्टम्स का अध्ययन करेंगे यानी स्थूल निकायों का। और स्थूल निकायों के अध्ययन के लिए दो प्रकार की विधियाँ होती हैं।
एक होती है थर्मोडायनामिक मेथड और एक है स्टैटिस्टिकल मेथड। थर्मोडायनामिक मेथड जिसे हम ऊष्मागतिक विधि कहेंगे और स्टैटिस्टिकल मेथड जिसे हम सांख्यिकीय विधि कहते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड सांख्यिकीय विधि। थर्मोडायनामिक्स पेपर में हम इसका कुछ पार्ट थर्मोडायनामिक्स का है और कुछ पार्ट स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का है। तो जो हमारा पेपर है उसमें दोनों तरह का ही थर्मोडायनामिक एंड स्टैटिस्टिकल मेथड दोनों का ही हम अध्ययन करेंगे। अब हम देख लेते हैं ऊष्मागतिक निकाय यानी थर्मोडायनामिक सिस्टम। ऐसा निकाय जिसकी अवस्था को दाब P, आयतन कैपिटल V, ताप कैपिटल T एवं आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी U के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, उस निकाय को हम ऊष्मागतिक निकाय कह सकते हैं। यानी ऐसा निकाय जिसको हम दाब, आयतन, ताप, आंतरिक ऊर्जा इन फलनों या इन क्वांटिटियों के द्वारा व्यक्त किया कर सकते हैं जिस निकाय को, उसे हम ऊष्मागतिक निकाय कहेंगे। तो ऊष्मागतिक निकाय भी 3 तरह के होते हैं। ओपन सिस्टम यानी खुला निकाय, क्लोज सिस्टम यानी बंद निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम यानी विलगित निकाय। तो ओपन सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान होता है। मतलब ओपन सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी एवं मैटर दोनों का ही हम आदान प्रदान हो सकता है। क्लोज सिस्टम जिसमें केवल एनर्जी का आदान प्रदान होता है और द्रव्य का नहीं होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो उसमें न तो ऊर्जा और न ही द्रव्य, यानी ना ही तो एनर्जी का और ना ही द्रव्य यानी मैटर का आदान प्रदान होता है। और ऐसे जब किसी चीज़ का आदान प्रदान नहीं हो रहा तो ऐसे निकाय के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज वो शून्य होता है। मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी नियत रहती है। हाँ, अब हम देखेंगे कि अभिगम्य अवस्थाएं, है ना, अभिगम्य अवस्थाएं यानी एक्सेसिबल स्टेट्स ये क्या होती हैं। हम जब आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे तो काफ़ी बार ये वर्ड आएगा कि अभिगम्य स्तर, अभिगम्य अवस्थाएं। तो इसलिए हम इसको यहीं डिफाइन कर लेते हैं कि अभिगम्य अवस्थाएं क्या होती है और अभिगम्य अवस्थाएं क्या है। इसी सेक्शन ए जो अपना पेपर आता है खंड ए उसमें भी पूछा जाता है। तो लेट्स डिफाइन। निकाय की वे सभी सूक्ष्म अवस्थाएं जो स्थूल निकाय यानी मैक्रो सिस्टम पर आरोपित सभी शर्तों का यानी सभी कंडीशंस का पालन करती हैं, तो ऐसी अवस्थाएं क्या कहलाती हैं? अभिगम्य अवस्थाएं। यानी हम उन सूक्ष्म अवस्थाओं को वही अभिगम्य अवस्थाएं कहेंगे जो मैक्रो सिस्टम पर आरोपित सभी कंडीशंस को फॉलो करें। सूक्ष्म अवस्थाएं कौन सी अवस्थाएं होती हैं? निकाय में जो सूक्ष्म कण हैं उनसे संबंधित अवस्थाएं वो उन्हें हम सूक्ष्म अवस्थाएं कहते हैं। और स्थूल निकाय यानी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जिसमें कणों की संख्या अत्यधिक होती है, और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जिसमें कणों की संख्या अल्प एवं सीमित होती है। मैक्रो यानी स्थूल और माइक्रो यानी सूक्ष्म निकाय। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो में कन्फ्यूजन होता रहता है तो इसे भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लें। अब हम देखेंगे स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रिया। अब हम देखते हैं निकायों में अन्योन्य क्रिया यानी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम्स। स्थूल निकायों यानी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स में अन्योन्य क्रिया को समझने के लिए हम दो स्थूल निकाय ए माना ए तथा ए डैश की कल्पना करते हैं। निकाय ए तथा ए डैश मिलकर एक संयुक्त निकाय ए स्टार बनाते हैं जो कि एक विलगित निकाय है। तो विलगित निकाय की कुल ऊर्जा क्या संरक्षित रहती है? हाँ,
ठीक है। माना कि निकाय ए तथा ए डैश परस्पर ऊर्जा विनिमय एक्सचेंज करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ए तथा ए डैश के मध्य अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप बने संयुक्त निकाय ए स्टार एक ऐसे निकायों के समुच्चय को व्यक्त या सेट को व्यक्त करता है जिसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं। माना अन्योन्य क्रिया से पूर्व निकायों के किसी युग्म की औसत ऊर्जाएं ई आई। ठीक है, मतलब निकाय ए के लिए औसत ऊर्जा है ई आई और निकाय ए डैश के लिए औसत ऊर्जा है ए आई डैश, तथा अन्योन्य क्रिया के पश्चात औसत ऊर्जाओं के मान ई एफ एवं ई डैश ई एफ डैश, यानी ई एफ तो है ए वाले के लिए और ई एफ डैश है ए डैश जो निकाय है उसके लिए। अब हम देखते हैं कि जब दो निकाय मिलकर एक संयुक्त विलगित निकाय ए स्टार बनाते हैं तो संयुक्त विलगित निकाय की एनर्जी नियत रहती है। तो ई इनिशियल्स मतलब तो दोनों की तो हम लिख सकते हैं कि ई आई प्लस ई आई डैश इक्वल्स टू ई एफ प्लस ई एफ डैश, क्योंकि संयुक्त निकाय ए स्टार की कुल ऊर्जा नियत रहती है। अब हम देखेंगे, देखो ई एफ माइनस इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं ई एफ माइनस ई आई प्लस ई एफ डैश माइनस ई आई डैश इक्वल्स टू 0, या ई एफ माइनस ई आई को डेल ई और ई एफ डैश माइनस ई आई डैश को डेल ई डैश। तो यहाँ जो बिना डैश वाले जो नोटेशंस हैं, निकाय ए के लिए बिना डैश वाले नोटेशंस यूज किए गए हैं और निकाय ए डैश के लिए डैश वाले नोटेशंस यूज किए गए हैं। तो डेल ई निकाय डेल ई की बात होगी तो किसकी बात करेंगे हम, निकाय ए की, और डेल ई डैश है तो ए डैश। तो इसे हम लिख सकते हैं जहाँ ई डेल ई एवं डेल ई डैश क्रमशः निकायों ए व निकाय ए डैश की अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप औसत ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करता है। अब निकाय ए यानी सिस्टम ए और सिस्टम ए डैश में सभी संभव अन्योन्य क्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं, मतलब दो तरह की अन्योन्य क्रिया हो सकती हैं, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया और यांत्रिक या रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया को बोलते हैं थर्मल इंटरेक्शन और यांत्रिक या रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया को इंग्लिश में हम कहेंगे एडिएबेटिक इंटरेक्शन। ठीक है, हम देखते हैं ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया यानी थर्मल इंटरेक्शन। ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया में क्या होता है कि निकाय के बाह्य प्राचल यानी एक्सटर्नल पैरामीटर्स ऐसे करता है। हम पहले इससे जैसे इसमें एक्सटर्नल पैरामीटर्स वर्ड्स का यूज हो रहा है तो हम कुछ बाह्य प्राचल क्या होते हैं इन वर्ड्स को भी हम डिफाइन कर लेते हैं। एक्सटर्नल पैरामीटर्स यानी बाह्य प्राचल। तो एक्सटर्नल पैरामीटर्स यानी बाह्य प्राचल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, वे प्राचल यानी वे पैरामीटर्स जिन्हें हम स्थूल रूप से माप सकते हैं तथा जो निकाय के कणों की गति एवं ऊर्जा स्तरों को प्रभावित करते हैं, जैसे आयतन, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ऐसे जो प्राचल हैं जो निकाय के कणों की गति ऊर्जा स्तरों को प्रभावित करते हैं और जिन्हें हम
स्थूल रूप से माप सकते हैं वो उन्हें हम एक्सटर्नल पैरामीटर्स या बाह्य प्राचल कहते हैं। निकाय के सूक्ष्म कणों की अवस्थाएं जिसे ऊर्जा स्तरों द्वारा व्यक्त किया जाता है, निरूपित किया जाता है, वो निकाय की सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाती हैं। स्थूल अवस्थाएं बाह्य प्राचल जैसे आयतन, ताप, दाब आदि द्वारा प्रतिबंधित निकायों की अवस्थाएं वो क्या कहलाती हैं? स्थूल अवस्थाएं। थैंक यू।